हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हिंदी की क्लास में। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं क्रिया, और जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। आपको वाक्य देकर क्रिया पूछ ली जाती है। तो आज हम आपको बात करेंगे सबसे पहले क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद करेंगे, किस प्रकार से क्रिया के भेद होते हैं और कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपने यहाँ से ध्यान से देखना है परिभाषा के तौर पर कि क्रिया कहते किसको है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है या किसी कार्य का करना समझा जाता है, वहां पर क्रिया होती है या उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी एक्टिविटी आपको अगर किसी वर्ड से पता चल रहा है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर जो है क्रिया हुई है। क्या हुई है? क्रिया हुई है। जैसे हम बात करें दौड़ना, भागना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, चलना, फिरना, ये सब कुछ क्या है? क्रिया है। यानी कि इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कार्य जो है हो रहा है, इसलिए जो है इन सब में कौन सी क्रिया है, मतलब इन सब में क्रिया हो रही है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है यहाँ से जो इसमें बनता है क्रिया में, वो ये है कि जो आपने समझना है। कई बार पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है धातु। क्या याद रखेंगे आप? धातु। ठीक है, यानी कि जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है। हर जो भी क्रिया का आपको पद या शब्द मिलेगा, उन सब में धातु उपस्थित होगी। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से बात को सुनना। जैसे एक शब्द है क्रिया है, क्रिया शब्द है चलना। क्या शब्द है? चलना। तो इसमें जो धातु है वो है चल। क्या है? चल धातु है। तो हर जो है, जो भी क्रिया शब्द होगा, जो भी शब्द होगा जिससे हमें क्रिया पता चलती है, तो उसमें धातु उपस्थित होगी। इसीलिए यहां से भी पेपर में प्रश्न बना है एक बार कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो आप याद रखेंगे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है ना। जैसे एक शब्द है खाना, तो खाना में जो है धातु हो जाएगी खा। क्या हो जाएगी? खा। जैसे एक शब्द है दौड़ना, तो दौड़ना में धातु हो जाएगी दौड़। ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रिया शब्द होगा उसमें हर शब्द में जो है धातु उपस्थित होगी। इसीलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और ये एग्जाम में प्रश्न पेपर में आया भी था ग्रुप सी में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, और दूसरा फिर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि 6 होते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और यही आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि आपको वाक्य देकर ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ध्यान से आपने ये समझना है यहाँ से कि प्रयोग के आधार पर, सॉरी, रचना के आधार पर अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक नंबर पर हमने कहा अकर्मक क्रिया, और दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया की। अब क्या है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक की। तो अकर्मक की परिभाषा में लिखना हो, आपने साथ साथ लिखना है, फिर उसके बाद हम उदाहरण से जो है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से। जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती, तो जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती, या दूसरे शब्दों में आप ये समझेंगे क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ये आप यहां से ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? वहां से आगे आ जाओ आप। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। देखो, हमने सबसे पहले बात की है अकर्मक की। तो अकर्मक जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती, यानी कि जिसमें जो है काम नहीं बताया जाता, जिस वाक्य से भी हमें पता चलता है। और या फिर इसकी दूसरी भाषा आप ये समझेंगे यहाँ से, दूसरी परिभाषा, कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। तो जिस भी क्रिया में कर्ता पर फल पड़ता है या एफर्ट कर्ता पर लगता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा आपने ये समझना है यहाँ से कि जो क्रिया कर्म, यानी कि इस वाक्य में आपको कर्म नहीं देगा, काम नहीं देगा, इसलिए जो है इसका फल जो है कर्ता पर पड़ेगा। मेन बिंदु, फोकस, केंद्र जो होगा वो कर्ता होगा, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब हम इसके उदाहरण से इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखना है, जैसे एक जो है वाक्य है राम हंसता है,
ठीक है। एक शब्द यहाँ पर वाक्य दिया है आपको, राम हंसता है। अब देखो यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है, लेकिन उस हंसने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो राम पर पड़ रहा है, तो इसीलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो अकर्मक क्रिया होगी। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसे दूसरा एक वाक्य और हम देख सकते हैं, सोहन खाता है। ठीक है ना। देखो, राम हंसता है, सोहन खाता है, इन सब में कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाने का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, सोहन पर पड़ रहा है। राम रोता है, ठीक है, चिड़िया उड़ती है, इन सब में कौन सी क्रिया होगी, तो अकर्मक क्रिया होगी। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, आप वाक्य से पहचानेंगे कि अकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती, ठीक है ना, और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, और सकर्मक क्रिया की परिभाषा को आपने देखना है, पहले लिखना है और फिर उसके बाद उदाहरण से इसको समझते हैं। आइए देखो, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, जो क्रिया इसमें परिभाषा में, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, ठीक है, इसकी एक परिभाषा हमने कहा, बात की कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है, हमने यहां पर कहा था जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती अकर्मक, जो क्रिया कर्म के साथ आती है सकर्मक, या इसकी दूसरी परिभाषा से आप इसको समझेंगे, या जिसमें हम बात करें, जिसमें जो है, जो फल है क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। यानी कि कर्म, जो क्रिया होगी उसका फल कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वहां पर जो है कौन सी क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी। एक आप यहां से जब इसके उदाहरण करेंगे आप, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखो, आपने सिंपल सा एक चीज यहां से समझनी है कि जिस क्रिया में काम की बात करेगा, काम दे देगा आपको, जैसे राम पढ़ता है अकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया, राम खेलता है अकर्मक, राम क्रिकेट खेलता है सकर्मक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहां से आपने समझना है, एक हम एग्जांपल देते हैं इसका, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना। राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर आ गया क्रिकेट। ठीक है ना। देखो, दूसरा हम बात करते हैं, सोहन मिठाई खाता है। ठीक है ना। दूसरा वाक्य आपने देखा, सोहन मिठाई खाता है। ठीक है ना। या गीता पुस्तक पढ़ती है, और भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्रिकेट, मिठाई और पुस्तक, ये सब कर्म आए हैं, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, क्रिया का फल काम पर पड़ रहा हो, वहां पर कौन सा वाक्य होगा, और कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना। उसके बाद हमने इसमें कहा अकर्मक में, इसमें जो है क्रिया का फल केवल किस पर पड़ेगा, आप याद रखेंगे, कर्ता पर पड़ेगा, और काम नहीं आएगा, काम देगा भी नहीं वो आपको। ठीक है ना। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें काम को भी वो दे देता है, लेकिन फिर भी मेन बिंदु फोकस जो होता है वो कर्ता होता है, प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए वो अकर्मक क्रिया है। कर्म के साथ आ रही है तो सकर्मक है, कर्म के साथ नहीं आ रही है तो अकर्मक है। यही एक चीज आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, जब इसके वाक्य आपको दिए जाएंगे तो वाक्य के अनुसार भी आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने बात की थी आज क्रिया की, जिस भी जो है शब्द से किसी कार्य के होने या कार्य करने का समझा जाता है, वहां पर क्रिया होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, 1 नंबर में प्रश्न पेपर में आया था। और जो है जैसे हर जो क्रिया का पद होता है उसमें धातु उपस्थित होती है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनता है। ठीक है ना। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।